गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक, है ना, स्वरूप पढ़े थे। उसमें हम लोग कल देखे थे समाजशास्त्र के स्वरूप को। उस स्वरूप में हम लोग देखे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूपात्मक होते हैं और दूसरा समन्वयात्मक होता है। तो हम लोग देखे थे स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जो जनक थे वो आपका जॉर्ज सिमल महोदय थे और समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री जॉर्ज सोरोकिन महोदय थे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र के विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखिए, बताता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय तथा समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित संभावित सीमाओं को स्पष्ट करते हैं, है ना। यदि हम देखें तो जो अध्ययन क्षेत्र था, है ना, वो क्या है, एक सीमा को निर्धारित करता है, सीमा को बताता है कि जो हमारा समाजशास्त्र है उसका क्षेत्र क्या है ना। अर्थात जैसे हम लोग देखे थे कि स्वरूपात्मक मतलब एक विशेष विज्ञान के रूप में उसे बताया गया था। लेकिन यदि हम समन्वयात्मक को देखें तो समन्वयात्मक जो है वह क्या होता है, वह एक सामान्य विषय के रूप में, मतलब इसको जनरलाइज के रूप में इस विषय को रखा गया था, है ना। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय जो है ना, संबंधित इसके लेखकों ने समाजशास्त्र के संबंधित संबंधों को एक सामान्य अध्ययन के रूप में स्पष्ट करने पर बल दिया था, है ना। समाज के सामाजिक संबंधों का सामान्य अध्ययन करने के लिए, मतलब कि एक ऐसा विषय होना चाहिए जो सभी विषयों का समावेश हो इसमें, है ना। जो समन्वयात्मक संप्रदाय के वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे सामान्य विज्ञान के रूप में बताने का कार्य किए थे। और जो आपके स्वरूपात्मक थे उन्होंने इस विषय को विशिष्ट के रूप में बताया। लेकिन कुछ ऐसे समाजशास्त्री भी थे जिन्होंने इस विषय की प्रकृति पूरी तरह से सामान्य के बारे में भी बताया, ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो समाजशास्त्र विशिष्ट और सामान्य दोनों की तरह का विज्ञान है ना। अर्थात हम देखें तो समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान की तरह भी है और एक कॉमन विषय की तरह भी है, सामान्य समाजशास्त्रकृत भी है ना। तो यदि हम इसकी विषय वस्तु को देखें तो दुर्खिम महोदय जो है उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु माना है ना। अर्थात जो फैक्ट है उसी को उन्होंने विशेष माना है ना। अर्थात सामाजिक तथ्य को ही उन्होंने वास्तविक विषय वस्तु माना है। इस दृष्टिकोण से अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी सामाजिक तथ्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया। जो दुर्खिम महोदय हैं उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला जो है आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र अर्थात सोशल मॉर्फोलॉजी, है ना। कहता है कि इस भाग के अंतर्गत उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन के आकार और स्वरूप
का निर्माण करने के विशेष रूप से महत्व है ना। अर्थात जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र है उसमें सामाजिक जीवन का जो सामाजिक जीवन है उसके आकार को अथवा स्वरूप को निर्माण करने के विशेष रूप का महत्व दिया है ना। आकार अर्थात जो उसकी साइज है ना। जो जीवन का एक लंबी आयु होती है या शॉर्ट आयु होती है तो उसका और उसके ऊपर का जो स्वरूप है उसके निर्माण पे विशेष महत्व देता है। इसी प्रकार से हम देखें तो भौगोलिक दशाएं सामाजिक जीवन और उनका प्रभाव जनसंख्या का घनत्व तथा उनके स्थानीय वितरण जनसंख्या के गुण आदि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं है ना। अर्थात समाज जीवन के उनका प्रभाव, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व तथा स्थानीय वितरण है ना और जनसंख्या के गुण आदि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है उन्होंने बताया सामाजिक शरीर शास्त्र अर्थात सोशल फिजियोलॉजी है ना। अर्थात शरीर शास्त्र का तात्पर्य उन इकाइयों से है जो समाज रूपी शरीर का न केवल निर्माण करती है बल्कि अपने अपने कार्यों के द्वारा इन्हें व्यवस्थित भी बनाए रखती है ना। अर्थात हम देखें तो जो हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, सेम टू सेम हमारा समाज भी उसी प्रकार से चलता है। हमारा शरीर सभी अंगों का एक विशेष कार्य है लेकिन वो सभी एक समान होकर एक साथ व्यवस्थित होकर ही कार्य करते हैं है ना। अर्थात जैसे देखें तो हमारा जो आँख है उसका स्पेशली काम कार्य क्या है? आँख का कार्य है हमारा देखना है ना। तो देखते हुए इस शरीर का सभी पार्ट पुर्जा का व्यवस्थित रूप से चलता है ना। उसी प्रकार से हम देखें समाज में भी कानून है, धर्म है, भाषा है, परिवार है, नैतिकता है आदि इसी तरह के विषय हैं लेकिन सभी भाग इनके महत्वपूर्ण है ना। यदि हम देखें तो समाज में कानून भी एक अपना विशेष महत्व रखता है, धर्म भी विशेष महत्व रखता है, भाषा भी है, परिवार भी है, नैतिकता भी है ना। लेकिन हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं और ये समाज में रहकर ही एक व्यवस्थित कार्य कर सकते हैं। जिस तरह से हम आपको बताए हैं कि हमारा जो आँख है वो एक विशेष भाग है लेकिन वो इस शरीर में रहकर ही उसका अस्तित्व है। यदि शरीर से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सेम कंडीशन हमारा समाज के संस्थाओं पर भी होता है। यदि हम परिवार को देखें तो परिवार जो है एक समाज का अभिन्न अंग है लेकिन उस परिवार को उस समाज से यदि हम निकाल देते हैं तो उस परिवार का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रहेगा है ना। तो इसीलिए समाज में रहकर ही वह परिवार का भी अस्तित्व है और व्यवस्थित भी रहता है, ठीक है। यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आपके बुक में दिया हुआ है आपको पीडीएफ में कि धर्म का समाजशास्त्र अथवा परिवार का समाजशास्त्र आदि विकसित हो सकते हैं है ना। मतलब उसमें विकास हो सकता है, उसको चेंजमेंट किया जा सकता है लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता है। यदि हटा दिया जाएगा है ना तो परिवार समाप्त हो सकता है। तो उसमें उसे समाज में रहकर ही उसका अस्तित्व आएगा, ठीक है। जिस तरह मानव शरीर के लिए रक्त संचालन, नाड़ी तंत्र तथा स्नायु व्यवस्था का होना आवश्यक है ना, उसी प्रकार से हमारा शरीर में जो हमारे
हमारे अन्य भाग हैं उनका भी रहना अति आवश्यक है, तब जाकर यह समाज रह सकता है, और नहीं तो समाज भी विखंडित हो सकता है ना। अर्थात यदि शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं रहे, है ना, स्नायु व्यवस्था ना रहे, तो क्या शरीर का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हमें इन सभी तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना अति आवश्यक है। इसीलिए दुर्की महोदय ने सामाजिक शरीर शास्त्र का विषय वस्तु बताया। तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी, है ना। अर्थात सामाजिक जीवन की निरंतरता और स्थिरता को समझने के लिए भी इन सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन करना आवश्यक है ना। अर्थात यदि हम देखें तो निरंतरता और स्थिरता को समझने के लिए हमें सामान्य नियम समाज, है ना, जो सामान्य सामाजिक नियम का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अर्थात समाज जो है, समाजशास्त्र जो है, वो सभी विषयों का अध्ययन करता है, क्योंकि जो समाज है वो समाज मनुष्यों का, उनके संबंधों का अध्ययन करता है। तो संबंध सभी वस्तुओं के साथ है ना। अर्थात हम देखें तो समाज का संबंध जो है इकोनॉमिक्स के साथ भी है, इतिहास के साथ भी है ना, साइकोलॉजी के साथ भी है, अर्थात सभी विषयों के साथ है। इसीलिए जो है दुर्की महोदय जो थे उन्होंने सामान्य समाजशास्त्र के माध्यम से समाजशास्त्र को निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है गिंसबर्ग महोदय। उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। पहला हम देखें तो सोशल स्वरूप शास्त्र, है ना। अर्थात दुर्खीम के ही सामान्य गिंसबर्ग ने भी इस भाग के अंतर्गत उन विषयों से सम्मिलित किया है जो सामाजिक संरचना के निर्माण करने से संबंधित है ना। दुर्खीम महोदय के समान ही इन्होंने भी स्वरूप शास्त्र को अध्ययन किया है ना। अर्थात हम देखें जनसंख्या संबंधी विशेषताएं और इसके अन्य सामाजिक समूहों, संस्थाओं और समितियों का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया, है ना। अर्थात इन्होंने सोशल प्रोसेस के बारे में भी बताया। अर्थात व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के विभिन्न स्वरूप से है ना। अर्थात जो समाज में व्यक्ति हैं उनके संबंध जो है भिन्न भिन्न प्रकार से है, और इसमें हम देखें तो सहयोग भी होता है ना, संघर्ष भी है, अनुकरण भी है, अनुकूलन है, सात्मीकरण है, समायोजन है, प्रतिस्पर्धा है तथा प्रभुत्व जैसे भी है ना। तो सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है ना। कोई भी कार्य करने के लिए हमको किसी से हेल्प लेना पड़ता है, या जब हमें कोई कार्य नहीं होता है तो हम अनुकूलन करते हैं, किसी के अनुकरण करते हैं, है ना, समायोजन करते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो एक समाज का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसको हमको पालन करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। गिंसबर्ग के अनुसार समाज में उन विषयों अध्ययन करना भी आवश्यक है जो समाज में व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं, है ना। अर्थात हम देखें तो समाज को नियंत्रण, कंट्रोल करना भी अति आवश्यक है ना। तो कंट्रोल करना और उसको व्यवस्था रखने के लिए समाज में भी बहुत सारे समितियां हैं, ये संस्थाएं भी हैं। जैसे हम देखें धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, नैतिकता है, कानून, जनरीतियाँ तथा जनमत है। इसके माध्यम से भी जो है समाज को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, है ना।
धर्म धर्म के माध्यम से भी समाज कंट्रोल होता है। जैसे हम देखें, जब व्यक्ति कानून की बातों को नहीं मानता है ना, तो क्या कहते हैं लोग कि यदि आप हमसे मत डरो लेकिन भगवान से डरो, है ना। भगवान एक दिन सभी का कल्याण करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओ, है ना। जनमत जनमत के माध्यम से भी लोग का कंट्रोल होता है, अर्थात जिस समूह में जिस स्थान पर रहता है वहाँ पे व्यक्तियों का बहुत अधिक संख्या होता है ना। और वहाँ के लोगों के मत के अनुसार हर व्यक्ति को चलना होता है, उनके मूल्यों को मानना होता है, उनको नियमों को मानना होता है। यदि वे मूल्य को तोड़ते हैं तो उन्हें फिर दंड भी दिया जाता है ना। नैतिकता है, जो नैतिक नियम है, जो समाज के नैतिक नियम बनाए गए हैं, उस नियम के तहत हमें चलना होता है। जब हम उस नियम को तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है ना। प्रथा है, यदि हम प्रथा को देखें तो प्रथा हमारे परंपरागत रूप से चलता है और उस प्रथा को मानना अति आवश्यक होता है। यदि हम उस प्रथा को तोड़ते हैं तो उसके जस्ट विपरीत दंड दिया जाता है ना। तो इसीलिए हमें प्रथा को भी अच्छे से पालन करना होता है, ठीक है। तो गिन्सबर्ग महोदय ने सामाजिक नियंत्रण को भी बताया है, इसके विषय वस्तु। नेक्स्ट है सामाजिक व्याधिकीय, सोशल पैथोलॉजी, है ना। अर्थात हम देखें तो सामाजिक संबंध हमेशा सहयोगी ही नहीं होते बल्कि विघटनकारी भी होते हैं, है ना। अर्थात बहुत बार जो होता है हम देखे हैं कि संबंध जो होता है अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी संबंध जो होते हैं हमारे विघटनकारी भी होते हैं, है ना। इस प्रकार संपूर्ण समाज का अध्ययन करने के लिए व्याधिग्रस्त अथवा विघटित दशाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता आवश्यक है ना। इस दृष्टिकोण से अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या, भ्रष्टाचार तथा सामुदायिक विघटन जैसे विषयों भी समाजशास्त्र के स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, है ना। अर्थात यदि हम देखें तो समाजशास्त्र में हम अपराध को भी देखते हैं, है ना, और अपराधी को भी देखते हैं, निर्धन को भी देखते हैं और अमीर को भी देखते हैं, है ना। रोजगार को भी देखते हैं और बेकारी को भी देखते हैं, और इसके साथ साथ आत्महत्या जो करते हैं उसका भी अध्ययन हमें करना होता है ना, और भ्रष्टाचार को भी, ठीक है। तो भ्रष्टाचार को भी हमको देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। आगे यदि हम देखें केन्स के विचार, तो केन्स के विचार जो है उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया। तो पहला उन्होंने बताया मानवीय क्रियाएं, है ना। अर्थात समाजशास्त्र में हम सभी सामाजिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रिया सामाजिक संबंधों का वास्तविक आधार है ना। अर्थात जो समाज में हम क्रिया करते हैं उसका भी हमें अध्ययन करते हैं, और यदि हम देखें तो सामाजिक क्रिया और उस क्रिया के साथ जो हमारा संबंध होता है उसका वास्तविक आधार को भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अर्थात हम देखें तो समाज के ढांचे का भी निर्माण होता है, उसमें हम देखें तो परिवार है, प्रजाति समूह है, जातिगत संगठन है तथा विभिन्न सामाजिक समूह आदि इसी प्रकार का विषय है ना। नेक्स्ट यदि हम देखें तो आपका सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल,
है ना। उसमें आपका आता है धर्म है, भाषा है, परंपरा है, जनरीतियाँ हैं, कानून है, प्रथा है, जनमत है, नैतिकता है। इसके माध्यम से भी सोशल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन, है ना। जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज, अर्थात हम सामाजिक परिवर्तन तथा उसके कारकों का भी अध्ययन करते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन करने वाले कौन कौन कारण हैं, तो उसको हम लोग देखें तो उसमें आपका आता है आर्थिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा राजनीतिक कारक का अध्ययन समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में, है ना। आर्थिक तो समझ ही रहे हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति के पास यदि आर्थिक मजबूती ना हो, स्ट्रांग ना हो, तो उस व्यक्ति का परिवर्तन बहुत स्लो होता है। लेकिन उसी व्यक्ति के पास यदि उसके पास अच्छा पैसा वगैरह रहता है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, तो उसका विकास निरंतर कंटिन्यू होता जाता है। प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी आप लोग जानते ही हैं, है ना। आज के वर्तमान समय में 2G, 3G, 4G, 5G है, तो कितना अधिक स्पीड से हमारी प्रगति हो रही है ना। सांस्कृतिक में भी बदलाव आते जा रहा है, जैविकी, राजनीतिक कारण, है ना। नेक्स्ट है आपका सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना। इसमें हम देखें तो आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं विशेष योगदान देती है ना। नेक्स्ट आपका सामाजिक संहिता, सोशल कोड्स हैं, औपचारिक और तथा लिखित नियमों से है ना। सामाजिक कोड जो संहिता है, उसमें हम देखें तो क्या होता है, औपचारिक भी होता है और लिखित मान्यता होती है ना। लिखित नियम, जैसे हमारा संविधान क्या है, औपचारिक है, और वो जो है आपका लिखित है, उसके नियमों को आपको पालन करना ही करना है ना। ऐसे संहिता में हम देखें तो राजनीतिक संहिता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कानूनों का के समाजशास्त्र का विकास हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र के विषय वस्तु का सामान्य रूपरेखा, है ना। तो एंकल्स महोदय जो थे, है ना, एलेक्स एंकल्स महोदय, उन्होंने सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक उपागम को भी बताया, अनुभविक उपागम और विश्लेषणात्मक उपागम को भी इसके विषय वस्तु के रूप में उल्लेख किया है। और इन्होंने 4 मुख्य भागों में बताया है, ठीक है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, ठीक है। उसमें हम देखें तो उन्होंने बताया सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध, दूसरा मानव व्यक्तित्व, तीसरा समूह, है ना। समूह अर्थात प्रजाति एवं वर्ग के सम्मिलित करते हुए, है ना। जो समूह है, उस समूह में प्रजाति और आपका वर्ग जो है उसमें भी होता है। समुदाय, नगरीय तथा ग्रामीण, पांचवा समितियां एवं संगठन, छठा आपका जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, और सातवां आपको उन्होंने बताया समाज को, ठीक है। और तीसरा आधार जो है उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के आधार पर बताया, परिवार एवं नातेदारी, दूसरा आर्थिक संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक और वैधानिक संस्थाएं, चौथा धार्मिक संस्थाएं, पांचवा शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएं, छठा मनोरंजनात्मक एवं कल्याणात्मक संस्थाएं, और सातवां कल्याणात्मक तथा अभिव्यक्तिकारी संस्थाएं, और चौथा उन्होंने बताया मौलिक सामाजिक क्रियाएं। अब इस ये जो है आपका फंडामेंटल सोशल प्रोसेस, इसमें जो है आपका विभेदीकरण एवं संस्कृतिकरण, विभेदीकरण तथा एवं अस्थिरीकरण, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया सहयोग और समायोजन एवं सात्मीकरण, तीसरा सामाजिक संघर्ष, है ना। सामाजिक संघर्ष में आपका क्रांति और युद्ध सम्मिलित को भी करते हैं। चौथा जो है आपका संचार, जनमत का निर्माण एवं परिवर्तन संघ, पांचवा समाजीकरण एवं सैद्धांतिकरण, छठा सामाजिक मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, सातवां आपका सामाजिक विचलन, है ना, जैसे अपराध एवं आत्महत्याएं आदि, और आठवां है आपका सामाजिक एकीकरण, और नौवां सामाजिक नियंत्रण, और 10वां है लास्ट सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो ये
जो था आपका एंगल्स महोदय के आधार पर सामाजिक विषय वस्तु। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बन रहा है ना। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र के महत्व को। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।